नमस्कार। भावहीन होकर नृत्य कहीं एक मशीनी हरकत की तरह ना रह जाए। नृत्य यदि सिर्फ अंग विक्षेपी है तो वह अवश्य ही अपना अस्तित्व खो बैठेगा। नृत्य में यदि हृदयगत भावों का अभिनय नहीं हो रहा है तो वह एक मशीन के कार्य की तरह ही समझा जाएगा। ये शब्द हैं रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह के। कथक के लिए उनका गहन प्रेम और गहन चिंतन ने अपने दरबार में एकत्रित कथक के प्रमुख गुरुओं द्वारा रचित रचनाओं को उन्होंने संकलन करवाया, बल्कि उन्होंने अपने द्वारा लिखित रचनाओं से स्वयं एक इतिहास रच दिया। राजा साहब कथक की अर्थमय प्रस्तुति या कथा वस्तु को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। अपने दरबारों में एकत्रित या कहें आमंत्रित सभी प्रमुख गुरुओं को देखकर उन्हें एक आभास होने लगा कि कहीं कथक दरबारों के प्रश्रय और अपनी लोकप्रियता की दौड़ में अपना मूल तो नहीं खो रहा है। इसी चिंता में उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में एक अर्थ है, एक कथा वस्तु है, एक कथानक है, जिसमें एक चित्र नज़र आता है, ध्वनि नज़र आती है और प्रस्तुतिकरण में एक पूरा दृश्य दर्शकों के सामने होता है। यही है कथक का रायगढ़ घराना, जो सिर्फ राजा साहब द्वारा रचित रचनाओं के कारण विशिष्ट है। उनके दरबार के प्रमुख 4 ध्वजवाहक कार्तिक राम जी, कल्याण दास जी, फिर तो महाराज जी व बर्मन लाल जी में कार्तिक व कल्याण की जोड़ी उन दिनों पूरे भारतवर्ष में अपने कथक की प्रस्तुति के साथ में प्रसिद्धि पा रही थी। राजा साहब की मृत्यु के बाद में भोपाल में स्थित चक्रधर कथक केंद्र में कार्तिक राम जी व उनके पुत्र रामलाल जी ने कई शिष्याओं को तैयार किया। उनमें से उनकी एक काबिल शिष्या आज हमारे साथ उपस्थित हैं, डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर। श्यामल भाग्य खड़ा था सन, श्यामल भाग्य खड़ा था सन, सुता मैथिली का स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। सभी को मेरा नमस्कार। चित्रा जी का आभार करती हूँ कि उनके इनिशिएटिव के कारण आज ये अवसर मिला है कि मैं अपने गुरुजनों के बारे में, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में और रायगढ़ घराने की विशिष्टताओं के बारे में जो मैंने अपने नृत्य शिक्षण के दौरान प्राप्त की हैं, उनके बारे में आज यहाँ बात कर सकूँ। सुचित्रा जी, आपका अभिनंदन है। डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर कथक जगत में विशेष तौर पर रायगढ़ कथक की नृत्यांगना बतौर स्थापित नाम है। रायगढ़ की बंदिशें सुचित्रा जी के नृत्य में एक खास तरह का आकार लेती हैं। वे उन्हें आत्मसात कर उनमें व्याप्त भावों को नृत्य गति में पिरोकर एक चित्रात्मक और ध्वन्यात्मक स्वरूप देती हैं। कला में ऐसा कर पाना गुरु शिष्य परंपरा में हुई उनकी गहन शिक्षा
एवं धैर्य का परिणाम है। गुरु द्वारा ग्रहण, कथक शिक्षा एवं स्वयं का चिंतन अब उनके शिष्यों के रूप में सामने नजर आने लगा है। उनके बरसों के कथक के लिए अवदान के लिए बहुत से महत्वपूर्ण पुरस्कारों के साथ में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रमुख सम्मान शिखर सम्मान सुचित्रा जी को 2019 के लिए प्रदान किया गया था। सुचित्रा जी जैसा कि पंडित कार्तिक राम जी एवं जो अन्य गुरु वो दरबारों के संरक्षण में, मतलब दरबारों के क्या, राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई महान गुरुओं द्वारा। उनका शिक्षा लेने का अपना एक तरीका था, एक अलग माहौल था। लेकिन कथक केंद्र में, चक्रधर कथक केंद्र में रहते हुए उनका अपना क्या तरीका था, जिस तरीके से आप जैसे शिष्याएं वहाँ पर तैयार हुई। मैंने स्वर्गीय पंडित कार्तिक राम जी, पंडित रामलाल जी से कथक नृत्य की शिक्षा चक्रधर नृत्य केंद्र भोपाल में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ली। मेरे गुरुद्वय, इनका संबंध रायगढ़ घराने से है, इसीलिए इस घराने की मालूमात मुझे अपनी नृत्य शिक्षा के दौरान हुई। बड़े गुरु जी स्वर्गीय पंडित कार्तिक राम जी रायगढ़ दरबार के दरबारी नर्तक थे और क्लासिकल डांस में आने के पूर्व वो एक उम्दा लोक नर्तक थे। अपने चाचा माखनलाल जी की नृत्य मंडली में जो गम्मत नाचा किया करती थी उसके वे एक सक्रिय सदस्य थे। और ये मंडली जब एक बार रायगढ़ में गणेश चतुर्थी के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए आई थी, उसी समय कार्तिक राम जी को नृत्य करते हुए युवराज चक्रधर सिंह जी ने देखा था। उनकी जो नृत्य करने का जो उनका कौशल था, उनकी जो चपलता थी, उससे राजा साहब बहुत प्रभावित हुए थे और तब उन्होंने कार्तिक राम जी को रायगढ़ में रुककर कथक नृत्य सीखने के लिए कहा। तो इस तरह से गुरुजी लोक से शास्त्रीय नृत्य में आ गए। उन दिनों रायगढ़ का दरबार कलाकारों से समृद्ध था। राजा गुणी थे, गुणग्राही थे, इसीलिए देश भर के हर विधा के कलाकार रायगढ़ आया करते थे, अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और सम्मान उन्हें मिलता था राजा साहब के माध्यम से। राजा साहब ने कला को, कलाकारों को संरक्षण दिया। तो ऐसे वातावरण में राजा चक्रधर सिंह की देखरेख में बड़े गुरुजी की कथक नृत्य की शिक्षा प्रारंभ हुई। गुरुजी बतलाते हैं कि जयपुर और लखनऊ के बहुत बड़े बड़े गुरुजन वहां पर उपस्थित थे, जैसे कि पंडित सीताराम जी, जयलाल महाराज जी, सुंदर प्रसाद जी, नारायण प्रसाद जी, अच्छन महाराज जी। तो इन सब गुरुओं के सानिध्य में इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। और राजा साहब चूंकि खुद भी बहुत अच्छा लिखते थे, खुद अच्छे तबला बजाते थे, पखावज का उनको ज्ञान था, अच्छे पखावज वादक भी थे और सबसे अच्छा उनको कथक नृत्य लगता था। उनकी रुचि उसमें ज्यादा थी। तो इसीलिए उन्होंने राजा चक्रधर सिंह ने कार्तिक राम जी की शिक्षा दीक्षा में विशेष रुचि ली थी। उन्होंने बहुत सारी परनों की रचनाएं की हैं स्वयं, और उन रचनाओं को वे पहले कार्तिक राम जी पे करवा कर देख लिया करते थे। यानी प्रयोग पहले बड़े गुरुजी के ऊपर हुआ करता था और जब वो सब तरफ से संतुष्ट हो जाते थे कि ये प्रयोग करने के बाद ये बंदिश सही है, तो वे फिर उसे ग्रंथ में लिखने के लिए दे दिया करते थे। तो इस तरह से एक मुरज परन पुष्पाकर उनका जो ग्रंथ है, जिसमें राजा साहब की लिखी हुई बहुत सारी बंदिशें संग्रहित की हुई हैं। तो इस तरह से रायगढ़ में उस समय लखनऊ और जयपुर दोनों घरानों के मेल से और राजा चक्रधर सिंह की नवोन्मेषी प्रतिभा के चलते एक नई शैली का प्रादुर्भाव हुआ। वो शैली आज पीढ़ियों को पार करती हुई रायगढ़ घराने के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। रायगढ़ घराना पहचान है उन कलाकारों की जो रायगढ़ के कथक से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं और राजा चक्रधर सिंह प्रणीत बोल परनों को वे अपने प्रदर्शन में विशेष रूप से करते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे रायगढ़ के इतने महान गुरुओं से नृत्य सीखने का अवसर मिला। और एक बात यहाँ पर बड़े फक्र के साथ कहना चाहूँगी कि मेरे बड़े गुरु स्वर्गीय पंडित कार्तिक राम जी जब अपने युवा अवस्था में थे, इतने तैयार थे कि कोई भी तबला वादक उनके सामने टिकता नहीं था। बहुत तैयारी थी उनकी। और
कल्याण दास महंत, जो कि स्वर्गीय पंडित कल्याण दास महंत एक रायगढ़ घराने के स्तंभ है, वे गुरुजी के गुरु भाई थे। तो उन दोनों की जोड़ी जग में प्रसिद्ध थी। लक्ष्मी नारायण गर्ग जी ने अपनी किताब में लिखा है कि 1930 के दशक में कल्याण कार्तिक की जोड़ी पूरे देश में मशहूर थी और तैयारी में कम से कम उनकी समता करने वाला कोई भी नहीं था। तो ये सब बातें जो हैं हमारे मन में हमारे गुरुजनों के प्रति अगाध श्रद्धा जगाती है और हमें भी विश्वास जगाती है कि यदि हमने भी इतनी ही मेहनत की, इतना ही समर्पण यदि नृत्य में दिखाया, तो हम भी जरूर उनके पद चिन्हों पर चल पाएंगे। सुचित्रा जी, आज आपके और हमारे दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम हैं कथक का रायगढ़ घराना। बरसों से आप रायगढ़ की बंदिशों के साथ में अपने नृत्य को प्रस्तुत करती आ रही हैं। तो उसके प्रस्तुतिकरण को लेकर वो अन्य घरानों की बंदिशों से अपने आप में किस तरीके से विशिष्ट है, वो कृपया आप बताएं। रायगढ़ घराने की बंदिशों का जो वैशिष्ट्य है, राजा चक्रधर सिंह की बंदिशों की जो विशेषता है, वही विशेषता है रायगढ़ घराने की भी। मैंने अपनी शिक्षा के दौरान सबसे पहले जो एक बोल सीखा था वो था पक्षीपरन। कुटट कुटट कुथारी कुथारी की नक की नक की तकी नकी तकी नखीर तखीर तखीर की तखीर किट चरट चरट चिन किट झिनक झिनक झिन किट झिन किट किट ता थे तत थे थे तथे तथे थे थे त्राम त्राम थे त्राम त्राम थे त्राम त्राम थे। ये पक्षीपरन है। ये रचना को जब पहली बार गुरुजी ने हमको सिखाते समय सुनाई थी, तो इन बोलों का जो अलग सा बोल थे, ये जो हम पहले से करते आ रहे थे, उन बोलों से ये बोल की रचना अत्यंत विलक थी। तो उससे हमें बहुत जिज्ञासा हुई कि ये रचना किसकी है, कैसी है। तब गुरुजी ने हमारी जिज्ञासा शांत करते हुए बताया था कि ये राजा चक्रधर सिंह की रचना है और इस रचना में उन्होंने विभिन्न पक्षियों की आवाजों को कूटाक्षरों में, उनकी ध्वनियों को कूटाक्षरों में परिवर्तित करके इस रचना का निर्माण किया है। और ये उपोद्घात है। उपोद्घात यानी कि आमद के समान रचना। राजा साहब ने कई ऐसी रचनाएं की जिसमें ता थे तत थे बोलों का समावेश है। तो ऐसी रचनाओं को उन्होंने उपोद्घात कह के अपने ग्रंथ में संबोधित किया है। तो कई तरह के उपोद्घात हमने सीखे, उसमें से ये टाकुट टकुट टकु कुथरी कुथरी। इसमें विशेषकर जो तिहाई में थे तथे तथे थे त्राम त्राम थे, तो थे ये जो अंग इस तरह से बनता है, वो गुरुजी बताते थे, छोटे गुरुजी, कि ये लोक से लिया हुआ अंग है। यानी कि लोक नृत्य में इस तरह की अंग फेंका जाता है। थे त्राम त्राम थे। एक और बंदिश है उपोद्घात जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें देखिए विलंबित लय की रचना है, बहुत सुंदर बोलों के साथ शुरुआत होती है उसकी और चमक के साथ वो खत्म होती है। धा तकदिन तकदिन दिन दा तित धा तकदिन तकदिन दिन दा तित धा तिन तिन ता ता तकदिन तकदिन दिन धा जन के थर रीटे के थर के दिन को झिन्ना दिम नग देख तो देख तो तक दम के दिलांग तक दिम नग तक थरी थरी ता थे थे तत्ता। ये रचना हमने गुरुजी से सीखी थी, नृत्य अंग में ही है ये। इसके बाद कुछ रचनाएं इसी तरह से उन्होंने
प्रकृति के ऊपर आधारित बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की है राजा साहब की, और बहुत सारी हमने गुरुजी से सीखी भी हैं, जैसे कि मसलन है दल बादल परन, घुमड़ बादल, चमक बिजली, कड़क बिजली। एक कवित्व के बारे में यहाँ पे बताती हूँ जो प्रकृति पर पूरी तरह से आधारित है। जैसे बादल जब गरजते हैं आसमान में, तो बादलों के गरजने से कैसे दिल में धड़ धड़ होने लगता है छाती में, तो वो धड़ धड़ बादल गरजत, बिजली चमकती है तड़तड़ की आवाज के साथ, तो तड़ बिजली चमकत, छमाक छम 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 मेघा बरसत। जब पानी की बूंदें बड़ी वेग के साथ धरती पर गिरती हैं या आसमान से जब वो अपनी घरों की छतों पर टपकती है, टीन के टप्परों पे पड़ती है, तो किस तरह से छम छम या छन छन की ध्वनि होती है। तो ऐसा लगता है कि समूची प्रकृति नाच उठी हो। और ऐसे सुंदर वातावरण में दादुर मोर पपीहा बोलत अपना बोलकर अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं, और उन्हीं के जो बोलने की जो आवाज है उसी से उन्होंने तिहाई बनाई है, टेह कुकु टिगुन धा। सुनिएगा कितनी सुंदर रचना है। धड़ धड़ बादल गरजत, तड़ बिजली चमकत, छमाक छम 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 मेघा बरसत, दादुर मोर पपीहा बोलत, टेह कुकु टिगुन धा, टेह कुकु टिगुन धा, टेह कुकु टिगुन धा। जो अन्य दो परने जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिया था कि दल बादल परन है, कड़क बिजली है, चमक बिजली है, तो उनमें जो बोलों में है वो ध्वनि का सौंदर्य बहुत अद्भुत है। यानी कि इनके जो रचनाएं वो ध्वन्यात्मक है, सुनकर ही बहुत आनंद होता है। जैसे चमक बिजली सुनिए, गिरगिर थोम दागन न धागे 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 तिरकट 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 दे दा न ता न कत्ता कत्ता कट न तिरकट दे गिरगिर ग्राम न गिरगिर ग्राम न दा गिरगिर ग्राम न दा गिरगिर ग्राम न दा गिरगिर थोम त्रिचक्री है। इसी तरह दल बादल जो बड़ी ही लोकप्रिय रचना है, नमन दे दे तड़न धा धाकड़ दे 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 दड़न कट दे धगन कर तिट 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 तक दिगन नाड़ दे दड़न धा ता धाकड़ तक गित तक तक दिगड़दाम धा ता धाकड़ तक गित तक तक दिगड़दाम धा ता धाकड़ तक गित तक तक दिगड़दाम धा दे दिगन नाड़ दे तंग दे दे। ये भी त्रिचक्री है। इसमें एक पल्ले से दूसरे पल्ले के बीच में उन्होंने दे दे दिगन नाड़ दे इसका जोड़ लगाया है, विश्राम की जगह पर दे दे दिगन नाड़ दे। तो ये दोनों जब रचनाएं हम सुनते हैं तो इनमें ध्वनि का जो सौंदर्य हमारे कानों को तो तृप्त करता है, परंतु इसके साथ ही साथ जो राजा साहब ने इनके नाम रखे हैं उनके अनुरूप जब हम इन बोलों को सुनते जाते हैं तो ध्वनि के साथ साथ भावों का एक प्रवास भी जैसे शुरू हो जाता है, और उस भाव प्रवास के साथ साथ एक चित्र हमारी आंखों के सामने खिंच जाता है और फिर वो रचना बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। तो ये दोनों ही हमने नृत्य अंग में सीखी हुई थी, दल बादल और चमक बिजली। इसी तरह से उन्होंने कुछ तांडव की रचनाएं की हैं। राजा साहब ने अपने
ग्रंथ में एक जिक्र किया है कि 3 प्रकार के तांडव उन्होंने बतलाए हैं, किन्नर तांडव, शिव तांडव और विद्याधर तांडव। इसी तरह से लास्य के बोलों को लिखते समय उन्होंने कई तरह के लास्य के बारे में रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि राधा लास्य है, कृष्ण लास्य है, पार्वती लास्य है, दुर्गा लास्य है, काली लास्य है। तो कई तरह के लास्य की रचनाएं भी उन्होंने की है। तो एक लास्य की रचना में आपके सामने पढ़ती हूँ। उसमें कैसे वर्णन है कि राधा जो है वो सुंदर वस्त्र और मुकुट धारण करके है, और चांदनी रात में वो उसके वस्त्र आभूषण छक 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 चमक रहे हैं, और चारों तरफ वन में पुष्प की सुगंध फैली हुई है, और ऐसे सुगंधित वातावरण में कृष्ण और राधा प्रसन्न होकर मुग्ध भाव से नृत्य कर रहे हैं। झक 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 मुकुट मोर सिर, चमक चंद्रिका किरण मालिका, उघटत परिमल नव नव सुंदर, मद निधान मुद नचत कृष्ण राधा। परिमल नव नव सुंदर मद निधान मुद नचत कृष्ण राधा। परिमल नव नव सुंदर मद निधान मुद नचत कृष्ण राधा। ये है राधा गौरी लास्य। झक 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 मुकुट मोर सिर, चमक चंद्रिका किरण मालिका, उघटत परिमल नव नव सुंदर, मद निधान मुद नचत कृष्ण राधा। परिमल नव नव सुंदर मद निधान मुद नचत कृष्ण राधा। परिमल नव नव सुंदर मद निधान मुद नचत कृष्ण राधा। एक लास्य के बारे में और यहाँ पर बतलाती हूँ। उसमें जब पहली बार ही सुना था तो उसकी जो बोल था वो बड़ा ही कुछ अचंभित कर देने वाला बोल था। आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये बोल बहुत अलग है। उसका कारण भी यही है कि राजा चक्रधर सिंह ने इस रचना में जो अवनद वाद्यों का जो हम सुनते आ रहे हैं, बोलों का जो प्रयोग होता है, उनके स्थान पर उन्होंने क, च, प आदि वर्ण समूह को लेकर इस रचना का निर्माण किया है। इस रचना को मैं पढ़ती हूँ। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, तक दिन दिन फफ फरर भब भब बनन पप पप पुन किट बब बब बनन मम मनन डिड डिड दिन 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 का दिन किन दिन बुनक बुनक किन बुन चिनक चिनक चिन किन चिन फुफुदे 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 फुफुदे। दुर्गा काली लास्य है। तो उस रचना को सुनकर ऐसा लगा कि राजा चक्रधर सिंह को रचना के लिए कभी भी शब्दों का कभी भी उनको कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने जब जो चाहा उन शब्दों का प्रयोग किया है, और उन शब्दों का इतनी सुंदर तरीके से प्रयोग किया है कि रचना में एक अलग सौंदर्य दिखलाई देता है। तो ये इसका नाम उन्होंने दिया था दुर्गा काली लास्य। इसी तरह से कृष्ण लास्य भी है। इसके अतिरिक्त एक जो मैंने जो रचना सीखी थी, सीखने से ज्यादा मैंने उसको गुरुजी को करते हुए देखी थी, वो प्राणी पर आधारित है, क्योंकि प्राणियों पर आधारित भी उनकी बड़ी रचनाएं हैं। नागरंग है, एक मत्त मयूर है, गजविलास त्रिचक्री है। इसी तरह एक रचना है मत्स्य रंगावली। मत्स्य रंगावली मछली और किलकिला पक्षी पर आधारित है। उसमें गुरुजी जो भाव करते थे कि एक तालाब है, उसमें पानी में मछली है, और उस मछली को एक किलकिला पक्षी घात लगा के बैठा है। वो मछली को पकड़ना चाहता है, और जैसे ही उसे अवसर मिलता है उस मछली को पकड़कर वो आकाश में उड़ जाता है। तो जब गुरुजी इसको कर कर दिखाते थे तो मुझे हमेशा से उस मछली के लिए बहुत दुख होता था कि कैसे वो किलकिला पक्षी उसको पकड़ के ऊपर ले गया, क्योंकि उनका भाव ही इतना सजीव हुआ करता था। तो बोल जो है मत्स्य रंगावली, उसको सुनिएगा।
धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा तक दिन दिन दत्त तक गे तित तड़ांग ताक ताक घे 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 धूमक दागे दींगन घे तित तक तिक तक तान धर तमीन दड़न नदा दादा कित दिंगता कट कित दिंगता घे घे तित तगन नदा घे घे तित तगन नदा घे घे तित तगन नदा। अब इसको राजा साहब की इस रचना को जो गुरुजी किया करते थे वो इस तरह से होता था, जैसे कट तित घे घे तित तड़ांग ताक ताक घे 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 धूमक धागे दींगन घे तित तक तिकन तक तान धर तमीन दे धड़न नदा दादा कृतक दिंगर था कत्तिर कृतक दिंगर था घे घे तित तगन नधा घे घे तित तगन नधा घे घे तित तगन नधा। तो ये मत्स्य रंगावली की रचना है। इस तरह से गुरुजी किया करते थे। गुरुजी से हमने रायगढ़ की और भी रचनाएं सीखी जो कुछ नायक के ऊपर आधारित थी, कुछ नायिका के ऊपर आधारित थी, और एक नायिका प्रधान जो रचना है, मुझे लगता है बहुत सारी जो रायगढ़ से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये पता है और अपने प्रदर्शन में वे अक्सर इसे किया करते हैं। अमृतध्वनि, जिसमें नायिका की दशा का चित्रण उन्होंने किया है बहुत ही खूबसूरती से, कि वो किस तरह से पानी भरने के लिए जा रही है पनघट पर, और पानी भरते हुए जब आकाश में काले काले बादल घिर जाते हैं तो उसे अपने प्रियतम की याद आती है। तो उसकी उस अवस्था का चित्रण वहां पर राजा साहब ने किया है। और इसमें देखिएगा किस तरह से निरर्थक सार्थक दोनों शब्दों को मिलाते हुए उन्होंने कितनी सुंदर रचना की है। झम झम पानी भरत थी, झम झम पानी भरत थी, पनिहारिन चकजो, गिरी सघन बरसा घटा, घक घक घन घन घो, घक घक घन घन घो, रव रवर अति विद्युत चमकत खोचत चित भई सोचत चकचल, बूंदत दरसत कानन निरखिसु अंक कगति अनुराग गगत शम, चक्र पियलक झज झज झरी रसदी, झज झम झम गिद्धा गिद्धा गिद्धा। अमृतध्वनि। पनिहारिन चकजो, गिरी सघन बरसा घटा, घक घक घन घन घो, घक घक घन घन घो, रव रव अति विद्युत चमकत खोचत चित भई सोचत चकचल, बूंदत दरसत कानन निरखिसु अंक कगति अनुराग गगत शम, चक्र पियलक झज झज झरी रसदी, झज झम झम गिद्धा गिद्धा गिद्धा। इसी तरह से एक नायक प्रधान रचना है पुरंदर, वो भी मैंने अपने गुरुजी से सीखी थी। उसके बाद कुछ जाति प्रधान रचनाएं हैं, विभिन्न जातियों को लेकर, तिस्र जाति की है, चतस्र जाति की है, खंड जाति की, मिश्र जाति की। तो कई ऐसी रचनाएं हैं जो हमने अपने गुरुजनों से सीखा है। एक और रचना के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जोड़ा बोल जो है। जैसे राजा चक्रधर सिंह को जो भी बोल अच्छा लगता था, चाहे वो लखनऊ घराने का हो चाहे जयपुर घराने का हो, क्योंकि बड़ी सुंदर सुंदर बंदिशें हैं दोनों घरानों की। तो इन बंदिशों में से उन्हें जो भी पसंद आती थी वे उसी वजन का, उसी लय का, उसी गति का एक और बोल तैयार करते थे जो जोड़ा बोल कहलाता था। तो मैं लखनऊ घराने की जो एक बड़ी सुंदर बंदिश है उसको पढ़ती हूँ, तो उसके बाद राजा जी ने उसके ऊपर जो जोड़ा बोल बनाया उसको आपके सामने पढ़ती हूँ। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा तक दिन दिन कड़न क थुन थुन ना तित धा दिन ता कर धा दिन ता क तित धा दिन ता क तित धा दिन ता कर दे धा दिन ता क तित धा थूम ता धा क तित धा थूम ता धा क तित धा थूम ता धा। जोड़ा बोल। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा तक दिन दिन झिनगिटी कुकू ती ती तत्ता ता थूंगा टक्का थूंगा ता कुकू छे कुकू ता कुकू छे ना थूंगा झिनगिट ता 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 थेई ता ता थेई ता 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 थेई ता ता थेई ता 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 थेई ता ता थेई। इसी तरह से जयपुर की एक जो बंदिश है, तत तत ता दृग दुन दुन झिझिकित थो थुवंग तक थुन तक तिगधा तिक थेई धक धक धा धक धम धम धमकत है तुफंग धक धम धम धमकत धान।
ये बोल की रचना राजा साहब ने की है। इसे तोपखानी परन नाम दिया है। अब इसको गुरुजी दोनों को मिलाकर बड़ी सुंदरता से बोला करते थे, वो आपको बोल के सुनाती हूँ मैं। तत् तत् तादृक दुन दुन झिझिकित थो थुवंग तक थुन तक तिगधा तिगधिग थे धत धत धा धक धम 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 कत है तुफंग धक धम 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 कत दाएं धक धम 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 कत दाएं तत् तत् तादृक दुन दुन झिझिकित थो थुवंग धक धम 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 कत दाएं धक धम 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 कत दाएं धक धम 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 कत दाएं। तो ये एक मूल रचना और एक उसकी जोड़े की रचना। इस तरह से राजा चक्रधर सिंह ने अनेकों बोलों की रचनाएं की हैं। तो बहुत सारे बोल परन हैं जो समय समय पर गुरुजी से हमें मिले हैं। बड़े गुरुजी छोटे गुरुजी दोनों का ही लय ताल पर बहुत अच्छा अधिकार था। अति विलंबित लय में और अति द्रुत लय में बड़े गुरुजी एक बड़ी उम्र में भी इतना सुंदर किया करते थे कि चमत्कृत कर देता था वो व्यक्ति को। उनकी जो चाटी की आवाज थी, जैसे जो तत्कार में हम जब तत्कार करते हैं तो जो पैर से चाट की आवाज आती है, जब वो उनकी बड़ी सुंदर थी। और गुरुजी से जब हम पूछते थे कि आपकी आवाज ऐसे कैसे आती है, तो उन्होंने कहा था कि राजा चक्रधर सिंह में बहुत मेहनत करवाते थे इसके लिए। ठोस घुंघरू वो बांधते थे और रेत के ऊपर वो किया करते थे चाटी की आवाज निकालने के लिए। तो रेत पे ठोस घुंघरू बांधकर तत्कार का घंटों उनका रियाज होता था। तो गुरुजी बतलाते कि उनकी जो पैर की एड़ी है उसका ऑपरेशन उनका कई बार हुआ है इसी कारण से। तो ये सब हमको बहुत प्रेरित करता था कि किस तरह से गुरुजी ने अपने समय पे रियाज किया है, अपने समय पे उन्होंने साधना की है और उनका नृत्य के प्रति कितना समर्पण था। ये सब हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी था। और छोटे गुरुजी भी बहुत छोटी छोटी बातों को हमको सिखाया करते थे। मैं आपको बताती कि उन्होंने कुछ रचनाएं हमारे लिए भी की थी कि जो खास मतलब जैसे हम 5-6 विद्यार्थी थे, तो हर विद्यार्थी का जैसा जैसा स्वभाव होता था, किसी का चंचल स्वभाव है, किसी का धीर गंभीर स्वभाव है, या कोई आक्रामक स्वभाव का है, तो उसके अनुसार वो सबको पहचान जाते थे और उसके अनुसार उन्होंने कुछ कुछ रचनाएं भी उनको दी थी और हम लोग उसको बहुत अच्छे से किया करते थे। और एक जहाँ लय और ताल की बात मतलब बोल बंदिशों की बात की है, मैं कुछ बताना चाहूँगी कि भाव पर भी कार्तिक राम जी का जो है असाधारण अधिकार था। उन्होंने जो जब हमने भाव सीखना शुरू किया तो वो एक ऐसा ट्रेडिशनल यूँ नहीं था कि कोई एक बंदिश ले ली और उसके ऊपर उसकी लाइनों के ऊपर वो हमें भाव बता रहे हैं। उनका भाव बताने का ढंग थोड़ा सा अलग था कि जैसे कोई ठुमरी है, मान लीजिए छेड़ की ठुमरी है ना, तो वो उस छेड़ की ठुमरी पर छेड़ के अंदाज बताते थे, अलग अलग अंदाज बताया करते थे। आज ये बताया, कल वो बताया, और बैठे बैठे एक जगह बैठे बैठे कई सारे अंदाज वो कर जाते थे। अब उनमें से पकड़ के हमको अपना भाव बताना होता था। तो उस विद्यार्थी जीवन में हमारे लिए वो बहुत ही कठिन था, परंतु धीरे धीरे हमने उसे आत्मसात किया और अब मैं समझती हूँ कि उसके कारण हमारा भाव समृद्ध हुआ है। क्योंकि अब हमें किसी भी अभिनय क्षमता तो जैसे हर कलाकार की अलग अलग होती है, परंतु यदि आपके पास अंदाज है किसी चीज को बतलाने के, तो आप कभी भी उसका प्रयोग करके अपने भाव अभिनय को प्रकट कर सकते हैं। तो मैं उनकी हमेशा ऋणी रहूंगी कि उन्होंने इस पद्धति से हमें सिखाया, कई अंदाज बताए हैं। जब भक्ति भाव का कोई भजन करते थे तो कैसे एक भक्त अपने ईश्वर की आराधना करता है तो किस तरह से वो भाव प्रकट करता है, तो उसके भी अलग अलग भाव उन्होंने हमें बतलाए हैं। एक राजा चक्रधर सिंह की ठुमरी है। आपको बता दूं कि राजा साहब ने अभिनय के लिए भी बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो एक उनकी ठुमरी है, मोहे छेड़ो नहीं शाम, गुजरिया मैं घर की अकेली, दूर अजहू मेरो धाम, बादल घिर घिर आए चक्र पिया से है काम, रात अंधेरी बादल घेरे चक्र पिया से है काम। ये इस तरह से है। तो इस रचना को जब वो करते थे तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मोहे छेड़ो नहीं शाम, मोहे छेड़ो नहीं शाम, मोहे छेड़ो नहीं शाम, मोहे छेड़ो
नहीं श्याम मोहे छेड़ो, नहीं श्याम मोहे छेड़ो, नहीं श्याम मोहे छेड़ो, नहीं श्याम। तो बहुत अंदाज थे उनके, वो इस तरह से अंदाज के माध्यम से उन्होंने हमें भाव की शिक्षा दी है। चलते चलते रायगढ़ की बंदिशों के बारे में एक बात कहूंगी कि इन बंदिशों में प्रयोग की असीम संभावनाएं हैं। जितनी भी राजा साहब की रचनाएं हैं उसका एक सुंदर नाम दिया है उन्होंने, और उस नाम देने के पीछे उनकी एक सोच है, कोई थिंकिंग है। तो उस सोच को लेकर, उस नाम को लेकर हम अपनी रचनाओं में प्रयोग कर सकते हैं। उसके राजा साहब की सोच के साथ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अपनी कल्पनाशीलता से उसमें कुछ नया रच सकते हैं। साथ ही कई ऐसी रचनाएं हैं जो कि अप्रचलित हैं, अभी तक प्रचलन में नहीं आई हैं, भंडार है उनका। तो यदि उन रचनाओं को भी हम प्रचलन में लाएंगे तो न केवल रायगढ़ घराना वरन समूचा कथक जगत उनसे अवश्य समृद्ध होगा। आज हम बहुत गौरव के साथ कह सकते हैं कि कथक का रायगढ़ घराना अपनी विशिष्टताओं के साथ एक स्वतंत्र घराना है। सुचित्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।